Hello dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. बायोमैकेनिक्स रिलेटेड पिछले वीडियोस में मैं आपसे बात कर रही थी जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के कुछ कंसेप्ट्स के बारे में और उसी के कंटिन्यूएशन में है मेरा आज का वीडियो अबाउट फर्दर कंसेप्ट्स ऑफ जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो पहला कंसेप्ट है आज का विस्को इलास्टिसिटी। एज द नेम सजेस्ट इसमें दो वर्ड्स है, विस्कोसिटी और इलास्टिसिटी। समझते हैं वन बाय वन। सारे कनेक्टिव टिश्यूज विस्को इलास्टिक होते हैं। उनके जो मैकेनिकल बिहेवियर है उसको समझने के लिए हमें इस कंसेप्ट को समझना होता है। अब इलास्टिसिटी क्या होता है? एक मटेरियल का जब डिफॉर्मेशन हो जाता है और उसके आगे डिफॉर्मेशन यानी उसका लेंथ बदल जाए या शेप बदल जाए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ था लोड डिफॉर्मेशन कर्व को डिस्कस करते वक्त। जब भी एक इलास्टिक मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है तो उसके आगे जब उस फोर्स को डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाए तो वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाता है। इसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल या स्ट्रक्चर। और जब भी एक मटेरियल को स्ट्रेच किया जाए तो थोड़ा सा काम होता है वहां पे विच इज कॉल्ड एज वर्क डन, और उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस से, और इस वजह से एक एनर्जी भी बनता है। और इलास्टिक मटेरियल क्या करता है? इस एनर्जी को स्टोर करता है और अपने रिकॉइलिंग के दौरान इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है। मतलब जैसे कि एक रबर बैंड को जब आप पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेच कर दे ना, खींच दे और फिर उसको छोड़ देते, वो एक दूसरे के करीब आ जाएगा। खींचते वक्त जो काम होता है उस दौरान जो एनर्जी पैदा होती है उसको वो स्टोर करता है और फिर जब वापस आता है उसी एनर्जी की मदद से वापस आता है। ह्यूमन बॉडी में देखें तो वॉकिंग या जंपिंग के दौरान एक मसल में इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इससे मसल का जो अटैच टेंडन है वो स्ट्रेच होता है और ये इलास्टिक एनर्जी रिटर्न होता है ड्यूरिंग द कंसेंट्रिक कंट्रैक्शन ऑफ द मसल टेंडन यूनिट। और कनेक्टिव टिश्यूज के जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है ये डिपेंड करते हैं उस मटेरियल में कितना इलास्टिन है और कितना कोलेजन है, यानी कि उसके कॉम्पोजिशन पे। और इलास्टिसिटी ये बताता है कि एक मटेरियल में जो लेंथ चेंज होता है या डिफॉर्मेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड अप्लाइड। लोड यानी फोर्स अप्लाइड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक फ्लूइड प्रॉपर्टी होता है और एक मटेरियल के प्रोटियोग्लाइकेन और वाटर कंटेंट पे ये डिपेंड करता है। विस्कोसिटी को डिफाइन किया जाता है एज द मटेरियल्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। मतलब अगर एक टिश्यू का विस्कोसिटी हाई है फिर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट हाई रेजिस्टेंस होगा इसका, और लेस विस्कस फ्लूइड का रेजिस्टेंस लो होगा, यानी ये जल्दी डिफॉर्म होगा। जब फोर्सेस को अप्लाई किया जाता है ऑन विस्कस मटेरियल्स फिर टिश्यूज में टाइम डिपेंडेंट और रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज दिखते हैं। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी कम होता है और जब प्रेशर बढ़ता है विस्कोसिटी भी बढ़ता है। तो अब बात करते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल्स के कुछ टाइम डिपेंडेंट और रेट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। विस्को इलास्टिक मटेरियल में चाहे इलोंगेशन हो या कंप्रेशन हो, जो भी फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं उस फोर्सेस को हटाने में इनमें एक ऐसा टेंडेंसी होता है कि ये अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस चले जाते हैं। लेकिन जो डिफॉर्मेशन होता है या फिर जो रिटर्न होता है ये दोनों ही टाइम डिपेंडेंट होता है, वक्त के ऊपर निर्भर करता है। और विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जैसे कि क्रीप, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी और हिस्टेरेसिस। सो बात करते हैं वन बाय वन। पहला कंसेप्ट है क्रीप। एक टिश्यू पे अगर एक फिक्स फोर्स को अप्लाई किया जाए और उस फोर्स को मेंटेन किया जाए और फिर इस फोर्स की वजह से जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसको मेजर किया जाए, तब ये देखा जाता है कि वक्त के साथ जो डिफॉर्मेशन है वो बढ़ता जाता है। यानी कि फोर्स कंस्टेंट भी रहे तो जो चेंज होता है इन द लेंथ वो बढ़ता जाता है। एक टेंडन या लिगामेंट के केस में एक टिश्यू ग्रेजुअली इलोंगेट होता है अंडर कांस्टेंट टेंसाइल लोड। सो इस इलोंगेशन को कहते हैं क्रीप, और लोड को हटाने में ये जब ग्रेजुअली रिटर्न होता है टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इसको कहते हैं रिकवरी। कार्टिलेज और बोन के केस में कंप्रेसिव लोडिंग यूज होता है और यहाँ पे डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन, ये देखिए
कहते हैं डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन और ये रिप्रेजेंट करता है क्रीप को और फिर इसके हटने को हम कहते हैं रिकवरी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेस रिलैक्सेशन। अगर एक टिश्यू को एक फिक्स लेंथ तक खींचा जाए और फिर इसी लेंथ को मेंटेन करने के लिए जितना फोर्स चाहिए उसको मेजर किया जाए। ध्यान से सुनिए, जब एक टिश्यू को एक फिक्स लेंथ तक खींचा जाए और उसी लेंथ में उसे मेंटेन करने के लिए जो फोर्स चाहिए उसको मेजर किया जाए, तो ये पाया जाता है कि वक्त बीतने के साथ जो फोर्स की जरूरत होती है टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ लेंथ, वो फोर्स की रिक्वायरमेंट में कमी आती है। ठीक है, मतलब लेसर अमाउंट ऑफ फोर्स में भी वही सेम लेंथ को मेंटेन किया जा सकता है, यानी लेंथ कांस्टेंट रहता है, फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सो क्लिनिकली देखा जाए तो एक टिश्यू को अगर आप स्ट्रेच करके लेंथन करने की कोशिश करते हैं, पहले फोर्स की जरूरत ज्यादा होगी। इसी तरीके से अगर आप एक कांस्टेंट टाइम तक इसे करते रहते हैं तो देखा जाएगा कि आगे जाकर जो अमाउंट ऑफ फोर्स की जरूरत होगी टू मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ लेंथ उसमें कमी आएगी। ठीक है, सो इस तरीके से इसे हम बायोमैकेनिक्स से अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स देते रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे टिश्यू का इलोंगेशन होगा। तो इससे ये समझ आता है कि इस तरीके से कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स से अगर हमने स्ट्रेच किया तो आगे जाके टिश्यू में इलोंगेशन होता है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी। अब जो भी टिश्यूज होते हैं उनका जो मैकेनिकल बिहेवियर है वो कैसा होगा, ये डिपेंड करता है कि उनके ऊपर जो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, वो रैपिडली काम कर रहे हैं, स्लोली काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर एक कनेक्टिव टिश्यू पे एक रैपिडली एक्टिंग फोर्स काम कर रहा होगा तो जो पीक फोर्स बनता है वो काफी लार्जर होगा एज कंपेयर टू अ स्लोली एक्टिंग फोर्स। और इसी तरीके से रैपिड लोडिंग के बाद जो फोर्स रिलैक्सेशन होगा वो भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू स्लोली अप्लाइड फोर्स। इसके अलावा क्रीप के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है। क्रीप धीरे धीरे सेट इन होगा अगर लोड को रैपिडली अप्लाई किया जाए। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेन रेट सेंसिटिविटी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हिस्टेरेसिस। अब हिस्टेरेसिस को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जब भी एक टिश्यू के ऊपर कोई लोड या फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसे कहा जाता है लोडेड, और जब उस फोर्स को हटा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है अनलोडेड। अब इसी पे बेस करके जब एक कनेक्टिव टिश्यू पे जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसको और उस टिश्यू के लेंथ को बोथ लोडेड एंड अनलोडेड कंडीशन में मेजर किया जाए तो देखा जाता है कि जो रिजल्टिंग लोड डिफॉर्मेशन कर्व है वो सेम पाथ फॉलो नहीं करते। लेंथनिंग के वक्त जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग शॉर्टनिंग वो 100% रिकवर नहीं होता, यानी कि इस दौरान क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है एज हीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितना सिंप्लीफाई कर पाऊँ उतना आपके लिए कर लूँ। सो उम्मीद करती हूँ पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ आ गया है। अब इन सारे कंसेप्ट्स की जो मैंने बात की है, आज के भी कंसेप्ट्स या पिछले वीडियोस के भी कंसेप्ट्स, उनको अगर हम अब स्पेसिफिक कनेक्टिव टिश्यू के मद्देनजर देखें तो कुछ चीजों का आपके लिए ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम बोन की बात करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से पता चलता है कि कॉर्टिकल बोन कैंसरस बोन से स्टीफर होता है, यानी कि कॉर्टिकल बोन ज्यादा स्ट्रेस विथस्टैंड कर सकता है और कम स्ट्रेन विथस्टैंड कर सकता है देन कैंसरस बोन। इसके आगे कॉर्टिकल बोन की बात करें तो वो ज्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेस और स्ट्रेन भी सह पाता है फेलियर से पहले एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और कॉर्टिकल बोन की तरह ही कैंसरस बोन में भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। वही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वो हायर होता है विद टेंसाइल लोड एज कंपेयर टू कंप्रेसिव लोड। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चाहे कॉर्टिकल हो या कैंसरस बोन हो, ज्यादा स्ट्रेस विथस्टैंड कर पाते हैं, यानी इनमें काफी कम स्ट्रेन दिखता है इन कंप्रेशन एज कंपेयर टू इन टेंशन। अब अगर आपको ये जो सारे टर्म्स मैं कह रही हूँ, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये समझ नहीं आ रहा है तो मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी। इसके अलावा अगर एक बोन पे काफी लंबे टाइम के लिए काफी हाई अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई किया जाए
तो इसमें काफी हाई स्ट्रेस पैदा होगा। वही इन कॉन्ट्रास्ट अगर काफी लंबे ड्यूरेशन के लिए लेस अमाउंट ऑफ लोड अप्लाई किया जाए तो काफी हाई स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। और कैंसरस या ट्रैबेकुलर बोन का रिस्पॉन्स क्या होता है कि इसमें अगर हायर लोडिंग की जाए तो ये हाइपरट्रॉफी होता है, और अगर इस लोड के अमाउंट को कम कर दिया जाए तो ये बोन काफी वीक हो जाते हैं। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ कैंसरस और ट्रैबेकुलर बोन टू लोडिंग या टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। और अगर रिपीटेड लोडिंग किया जाए बोन पे, इधर हाई रिपीटेशन कपल्ड विद लो लोड या लो रिपीटेशन विद हाई लोड, इससे परमानेंट स्ट्रेन भी हो सकता है और बोन में फेलियर हो सकता है, और बोन के फेलियर को कहते हैं फ्रैक्चर। और जब बोन में क्रीप हो रहा हो उस दौरान अगर बार बार इसको लोड किया जाए फिर इसमें क्रीप स्ट्रेन भी बनता है, और क्रीप स्ट्रेन की वजह से बोन के स्टिफनेस और स्ट्रेंथ में काफी कमी आती है। सो दिस वाज अबाउट बोन इन रिलेशन टू स्ट्रेस स्ट्रेन, जो भी मैंने पहले आपको बताया था, या लोड डिफॉर्मेशन जो भी आपको मैंने पहले बताया था, या फिर आज जो मैंने क्रीप बताया है वो स्पेसिफिकली बोन में किस तरीके से होता है ये मैंने आपको अभी समझाया। सिमिलरली अगर हम टेंडन्स की बात करें तो क्या देखा जाता है, लेट्स सी दैट। टेंडन्स में क्रीप दिखता है जब उनके ऊपर कांस्टेंट या अनइंटरप्टेड साइक्लिक टेंसाइल लोडिंग पड़ता है, यानी कि टेंडन को कोई फोर्स खींच रहा हो। ठीक है, टेंसाइल फोर्सेस क्या होते हैं, दो साइड से कुछ फोर्सेस एक स्ट्रक्चर को खींच रहे हो। अगर ऐसा कोई कांस्टेंट अनइंटरप्टेड लोडिंग हुआ तो उसमें क्रीप दिखेगा। ज्यादातर केसेस में हमारे शरीर में ये तब होता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक टेंडन में स्ट्रेस अप्लाई होता है, लेकिन क्योंकि आइसोमेट्रिक या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो इस दौरान मसल टेंडन यूनिट के ओवरऑल लेंथ में कोई बदलाव नहीं होता, या फिर ये लंबा हो रहा होता है। और जैसे जैसे लेंथ बढ़ता है, क्रीप कहते हैं जिसे, सो ओवरऑल जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू मेंटेन दैट पर्टिकुलर लेंथ वो कम होता जाता है। और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करें तो मैंने ऑलरेडी आपको टेंडन का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया हुआ था पिछले वीडियो में। जब भी एक टेंडन जो एक मसल से जुड़ा हुआ है वो अगर उतने ही मैग्नीट्यूड से कॉन्ट्रैक्ट करे जिससे कि टेंडन का बस क्रीप पैटर्न ही स्ट्रेटन हो रहा हो, तो ये बस वो टो रीजन में इसकी जो भी लेंथनिंग हो रही होती है वो होगी। और इसके आगे जैसा कि मैंने बताया था, अगर और लोडिंग होता जाए टेंसाइल लोडिंग, सो इसके आगे क्या होगा, टेंडन को और लोड करने पे ये पॉइंट ऑफ फेलियर तक भी पहुंच सकता है। और नॉर्मली हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में टेंडन्स उस टो रीजन में या उसके आगे थोड़ा लीनियर रीजन तक ही स्ट्रेच होते हैं, वरना कितने ही टेंडन इंजरीज ऑलरेडी आपको डेली बेसिस पे होते। और इसके अलावा अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें, larger the cross sectional area उतना उनमें कैपेसिटी होता है टेंडन में टू विथस्टैंड फोर्सेस। मतलब एक टेंडन का कॉम्पोजिशन कैसा है, उसमें कोलेजन फाइबर्स कितने हैं, फॉर एग्जांपल उसका साइज कैसा है, लेंथ कैसा है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि उसमें कितने लोडिंग को, कितने फोर्सेस को, टेंसाइल हो या कंप्रेसिव हो, उसको विथस्टैंड करने की कैपेसिटी होती है। जैसे कि अगर एचिलिस टेंडन की बात कर ले तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, तो पामरिस लॉन्गस टेंडन से उसमें ज्यादा कैपेसिटी होगी ऑफ विथस्टैंडिंग लोड्स। इसके अलावा कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में, जबकि एक टेंडन में फॉर एग्जांपल कोई इंजरी हो गई और वो हीलिंग फेज में है, क्योंकि अभी उसके पास कोलेजन फाइबर ज्यादा नहीं होंगे, कोलेजन फिब्रिल्स का साइज कम होगा, क्रॉस लिंकेजेस बन रहे होंगे, तो उसमें शायद उतनी कैपेसिटी ना हो टू विथस्टैंड फोर्सेस एज कंपेयर टू अ हेल्दी टेंडन विद अ स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिजियोलॉजिकली अगर इंटरमिटेंट टेंशन अप्लाई किया जाए एक टेंडन में तो इसके रिस्पॉन्स में टेंडन का थिकनेस और स्ट्रेंथ मॉडरेटली बढ़ेगा। अलग अलग टाइप्स ऑफ टेंडन्स में जब डिफरेंसेस होते हैं, इससे पता चलता है कि किस टेंडन में किस टाइप के कोलेजन का प्रोपोर्शन कितना है, टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन कितने हैं, क्रॉस लिंकिंग में कैसे डिफरेंसेस है, कोलेजन फाइबर्स का मैच्योरिटी कितना है, फिब्रिल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ग्राउंड सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कैसा है, या फिर लेवल ऑफ हाइड्रेशन कैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा जो मायोटेंडिनस जंक्शन है
वहां पे भी इंजुरीज जो होते हैं उसमें टिपिकली मसल साइड ऑफ नॉर्मल मायोटेंडिनल जंक्शन में इंजुरी होता है, लेकिन इससे टेंडन का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी कम होता है। और नॉर्मली टेंडन्स में इंजुरी बहुत कम होता है, और अगर हो भी गया तो मिड सब्सटेंस में नहीं होता। हमेशा देखा जाता है कि एंड्स ऑफ द टेंडन में ही इंजुरीज दिखते हैं, अक्सर मसल के साइड में ज्यादा दिखता है, क्योंकि टेंडन्स में कैपेबिलिटी है डायरेक्शन ऑफ लोडिंग या मैग्नीट्यूड ऑफ लोडिंग के साथ वो बहुत जल्दी खुद को अडाप्ट कर लेता है। सो इस अडाप्टेबिलिटी की वजह से टेंडन्स में इंजुरी काफी कम दिखते हैं। और देखा जाता है कि अगर टेंडन्स में, क्योंकि अक्सर टेंसाइल लोडिंग होता है, इसके विपरीत अगर ज्यादा कंप्रेसिव लोडिंग होने लगे तो इसका कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है और ये ज्यादा कार्टिलेज को रिजेंबल करने लगता है रादर देन द टेंडन इटसेल्फ। और ऐसे केस में क्योंकि ये अब कार्टिलेज को रिजेंबल करने लगेगा तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी खींचने की जो कैपेबिलिटी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी दबने की जो कैपेबिलिटी। अब अगर दबता रहे तो वो खुद को चेंज कर लेगा लाइक अ कार्टिलेज, ठीक है। सो एडेप्टेबिलिटी इज क्वाइट हाई। और इसके विपरीत अगर एक टेंडन में बहुत ज्यादा टेंसाइल लोडिंग किया जाए, सो वक्त के साथ इसको समझ आता है कि अब मुझे अडेप्ट होना है एक अलग तरीके से। सो इसमें क्या होता है कि टेंडन के साइज में बढ़ोतरी होती है और जो कोलेजन का कंसंट्रेशन है, क्रॉस लिंकिंग है, वो भी ज्यादा होने लगता है। सो दिस वाज अबाउट टेंडन्स। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स और टेंडन्स में मैकेनिकली काफी सिमिलैरिटी होती है, बस लिगामेंट के कोलेजन फिब्रिल्स उनको लेस रेजिस्टेंट बनाते हैं टू टेंसाइल स्ट्रेस। सो फिजियोलॉजिकली टेंडन्स की तरह ही लिगामेंट्स में भी इंटरमिटेंट टेंशन के एप्लीकेशन पे थिकनेस और स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। इमोबिलाइजेशन से लिगामेंट्स वीक हो जाते हैं और उनको रिकवरी में 12 महीने तक भी लग सकते हैं। कोई बेडरिडन पर्सन हो तो उनके लिगामेंट्स हो सकता है वीक हो जाए। और लिगामेंट्स में कंप्रेसिव, टेंसाइल, शियर फोर्सेस सबको सहने की कैपेसिटी होती है। अब कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज में कंप्रेसिव फोर्सेस एक्ट करे तो इससे कार्टिलेज का वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ता है, जिससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आउटवर्ड फ्लो होता है। और जब ये फ्लूइड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स से गुजरता है तो फंक्शनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है अगेंस्ट द फ्लो विद द टिश्यूज। इसको कहते हैं फ्रिक्शनल ड्रैग। शुरू में फ्लूइड का एक्सुडेशन काफी रैपिडली होता है, जिससे डिफॉर्मेशन का रेट भी रैपिड होता है। उसके आगे फ्लूइड फ्लो और डिफॉर्मेशन ग्रेजुअली धीमे हो जाते हैं और एक वक्त बंद हो जाते हैं जब अप्लाइड लोड और कंप्रेसिव स्ट्रेस के बीच एक बैलेंस बनने लगता है या बन जाता है। जब कंप्रेस्ड प्रोटीओग्लाइकन्स और वाटर कोलेजन फाइबर्स को पुश करते हैं तब कुछ टेंसाइल स्ट्रेसेस, जिनको हुप स्ट्रेसेस कहा जाता है, उनका फॉर्मेशन होता है इन द सुपरफिशियल कोलेजन नेटवर्क ऑफ द कार्टिलेज। और टो रीजन में जो नॉन लीनियर लोड डिफॉर्मेशन बिहेवियर होता है कार्टिलेज का, वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू दिस ड्रैग फोर्स बिटवीन द कोलेजन मेशवर्क एंड द प्रोटीओग्लाइकन्स। सो जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के इस चैप्टर में कनेक्टिव टिश्यूज के जो भी कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इनके बारे में मैंने आपसे बातचीत की। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ हद तक तो समझ आया ही होगा और इससे आपको एक आसानी भी हो जाएगी ह्यूमन जॉइंट्स के कॉम्प्लेक्सिटी को समझने में। इसके फर्दर जो भी टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अबाउट ह्यूमन जॉइंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन जॉइंट्स, इसके बारे में ऑलरेडी मेरे चैनल में वीडियोस हैं। मैं उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप देख सकते हैं सारे थंबनेल्स ऑफ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, सिनआर्थ्रोसिस, डायआर्थ्रोसिस, साइनोवियल जॉइंट्स के डिटेल्स। उसके साथ साथ मैंने ऑस्टियोकाइनेमैटिक्स, आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स पे भी बातें की है। ओवॉइड जॉइंट, सेलर जॉइंट क्या होते हैं ये भी बताया है। ये सब कुछ आप प्रीवियस वीडियोस से समझ सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है तो आगे भी इसे शेयर कीजिए ताकि आपके फेलो फिजियोथेरेपिस्ट एक अच्छा बेस लेके आगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएं, जिससे हमारे प्रोफेशन की जो स्टैंडर्ड है वो रेज हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को हिट करते जाइए सब्सक्रिप्शन के साथ साथ, ताकि आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन। टिल देन स्टडी हार्ड।